नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड का क्विक रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 12वां पार्ट होगा। आज के वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के लोक चित्रों के बारे में बात करेंगे। शिल्पकला, मूर्ति शिल्प, चित्रकला, लोकगीत, लोक नृत्य, इनके बारे में बात करेंगे और प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कई बार आपसे वाद्य यंत्रों के बारे में पूछ लेता है, कई बार कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गीत हैं, उनके बारे में पूछ लेता है। इसके अलावा लोक चित्र, शिल्पकला, यहां से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम आज के सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये हमारा इस सीरीज का 12वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के प्रीवियस 11 पार्ट नहीं देखे हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन 11 पार्ट्स में हमने उत्तराखंड का भूगोल, राष्ट्रीय उद्यान, जनसंख्या, इतिहास, सारी चीजें, राजनीतिक व्यवस्था, सारी चीजें इन 11 पार्ट्स में हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के लोक चित्रों के बारे में। शुभ अवसरों पर देहरी को लीपना या सजावट करना क्या कहलाता है? तो शुभ अवसरों पर देहरी को लीपना, इसे कहते हैं एपण। एपण लोक कला है, यहाँ की काफी इंपॉर्टेंट है। इसी का अन्य नाम है रंगोली। रंगोली को उत्तराखंड में एपण बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो रंगोली है ये काफी फेमस नाम है। महाराष्ट्र में इसे रंगोली कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में इसे एपण कहते हैं। बंगाल के अंदर इसे अल्पना बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में इसे मंडाना और तमिलनाडु में इसे झेलम बोला जाता है। ठीक है, तो दरवाजों पर हम करते हैं रंगोली, उसे ही के अन्य अन्य नाम है। उत्तराखंड में इसे एपण बोला जाता है, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली। ये 3 इंपॉर्टेंट, इनको याद करना है। ठीक है, चलिए। त्योहार और मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल व रंगों से बनाए जाते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं? जो मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल से जो चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें थापा चित्र बोला जाता है। यहां से कैसा क्वेश्चन बनता है, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, मांगलिक अवसरों पर पिसे हुए चावल से बने चित्रों को क्या कहते हैं? थापा चित्र। इसी प्रकार रसोई घर की दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्र को क्या बोला जाता है? तो रसोई घर की दीवारों पर देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें नाथ या टुपुक चित्र बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बना देगा, टुपुक चित्र कहां पर बनाए जाते हैं? रसोई घर की दीवारों पर बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, साथ साथ में रिवाइज करते हुए जरूर चलें एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो रसोई घर की दीवारों पर जो बनाए जाते हैं, उन्हें नाथ या टुपुक चित्र बोला जाता है। विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों से जो देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें ज्योति मातृका चित्र बोला जाता है। ठीक है, कागज, दरवाजों पर ब्रश या उंगलियों के माध्यम से जो चित्र बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको प्रकीर्ण चित्र बोला जाता है। तो प्रकीर्ण चित्र कहां पर बनाए जाते हैं? दरवाजों पर बनाए जाते हैं, कागजों पर बनाए जाते हैं, ब्रश की मदद से या उंगलियों की मदद से, उन्हीं को प्रकीर्ण चित्र कहते हैं। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट चित्र हैं। दीपावली के अवसर पर घर के दरवाजों पर लक्ष्मी माता के पदचिन्ह जो बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उन्हें लक्ष्मी पौचित्र कहते हैं। काफी सिंपल है। ठीक है, आरती की थाली में किया गया चित्रांकन क्या कहलाता है? तो आरती की जो थाली होती है, वहां पर जो चित्र आदि बनाए जाते हैं, जो चित्रांकन किया जाता है, उसे शैली बोला जाता है। ठीक है, शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए कौन से चित्र बनाए जाते हैं? तो शुभ कार्य में बुरी आत्माओं का प्रभाव ना पड़े, उनसे रक्षा के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं, उनको स्यो बोला जाता है। मंडप पर बनाए गए चित्रांकन को क्या कहते हैं? तो मंडप पर जो चित्र आदि बनाए जाते हैं, उन्हें खोड़िया बोला जाता है। ठीक है, प्रवेश द्वार पर चिपकाने हेतु जो चित्र बनाए जाते हैं, उनको मवाली बोला जाता है।
कुछ इंपॉर्टेंट ये चित्र थे। सीधा क्वेश्चन बना देगा आपसे, मंडप पर बनाए हुए चित्रों को क्या कहते हैं, बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए चित्रों को क्या कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोक चित्र जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम चलेंगे शिल्पकला की ओर। शिल्पकला की बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प से संबंधित जनजाति कौन सी है? जब हमने जनजातियां पढ़ी थी, हम जनजाति को भी कवर कर चुके हैं। हम 50% से ज्यादा उत्तराखंड कवर कर चुके हैं। ठीक है, इन 11 पार्ट्स में हमने जनजाति वाले चैप्टर में पढ़ा था कौन सी जनजाति है जो काष्ठ शिल्प में निपुण मानी जाती है, राजी जनजाति। ठीक है, रिंगाल से बनाए जाते हैं, तो रिंगाल से बनाए जाते हैं कंडी, चटाई, टोकरी, मोष्टा, डाले, सूप। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि टोकरी, मोष्टा आदि किससे बनाए जाते हैं? रिंगाल से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका चमोली है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, इन जनपदों में काष्ठ शिल्प, यहां पर जो हस्तशिल्प उद्योग है काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और विकसित है। उसी का एक प्रमुख है रिंगाल, और इसी से कई सारी चीजें आपकी बनाई जाती हैं। पेपर में पूछा गया था मोष्टा किससे बनाया जाता है? रिंगाल से बनाया जाता है। कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इनमें से कालीन उद्योग आपने बताना है। पिथौरागढ़ का धारचूला और मुनस्यारी अपने कालीन उद्योगों के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। मिट्टी से बनी देवी देवताओं के रंग बिरंगी मूर्तियां क्या कहलाती हैं? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं आपको साथ साथ में बताते रहता हूं कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और किसके आने के चांसेस हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का है कि मिट्टी से बनी जो देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? इन मूर्तियों को डिकारे या डिकरा बोला जाता है। तो इसको याद करना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा राज्य में डिकारे क्या है, तो मिट्टी से बनी देवी देवताओं की प्रतिमाएं। ठीक है, चलिए, स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को क्या बोला जाता है? तो स्थानीय भाषा में चर्म कार्य करने वालों को बाड़ाई या शार्की बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखी शिल्पकला। अब देखते हैं मूर्ति शिल्प के बारे में। नृत्य मुद्रा में शिवजी की मूर्ति कहां से मिली है या कहां पर स्थित है? तो नृत्य करते हुए शिवजी की मूर्ति 2 जगहों पर स्थापित है, एक जागेश्वर में और एक गोपेश्वर में। दोनों आपने याद करने हैं। वज्रासन मुद्रा में कहां पर है शिवजी की प्रतिमा? तो वज्रासन मुद्रा में केदारनाथ के द्वार पाटिका में इनकी जो प्रतिमा है या जो इनका चित्र है वो वहां पर बना है। ठीक है, संहारक मूर्ति कहां पर है? तो शिवजी की जो संहारक मूर्ति है ये हमें लाखा मंडल से मिली है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिमाएं डायरेक्ट पूछ लेगा। नृत्य करते हुए शिवजी की प्रतिमा कहां स्थापित है? तो गोपेश्वर और जागेश्वर। वज्रासन में कहां है? तो आप बताएंगे केदारनाथ, और बताएंगे संहारक मूर्ति लाखा मंडल से मिली है। ठीक है, इसी प्रकार भगवान विष्णु की भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिमाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे भगवान विष्णु का एक अवतार है, 5वां अवतार वामन अवतार। ठीक है, वामन अवतार में कहां पर है इनकी प्रतिमा? तो काशीपुर से हमें मिली है। ठीक है, भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा कहां से मिली है? काशीपुर। भगवान विष्णु के शेष शयन मूर्ति ये कहां है? तो ये आपके द्वाराहाट और बैजनाथ में स्थापित है। ठीक है, और भगवान विष्णु की खड़ी प्रतिमा ये कहां से मिली है या कहां स्थापित है? तो ये आपके देवलगढ़ में स्थापित है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, गणपति जी की मूर्तियां कहां से स्थापित है? देखिए, गणपति जी की मूर्तियां भी हमें मिली हैं अलग अलग जगहों से, जो इंपॉर्टेंट है उनके देखते हैं। गणपति जी की नृत्य करते हुए प्रतिमा कहां से मिली है या कहां स्थापित है? जोशी मठ में। गणपति जी की विशिष्ट मूर्ति कहां से मिली है? तो गणपति जी की विशिष्ट मूर्ति लाखा मंडल से मिली है। क्या विशिष्ट है इसमें? देखिए, इस मूर्ति पर हमें दक्षिण का प्रभाव देखने को मिलता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, किस मूर्ति पर गणेश जी की दक्षिण का प्रभाव देखने को मिलता है? लाखा मंडल की मूर्ति पर इसमें दक्षिण का प्रभाव देखने को मिलता है। इस मूर्ति में गणेश जी मोर की पीठ पर सवार है। उनके मोर के दोनों साइड 2 मोर और हैं, और मूर्ति के 4 हाथ और 6 सिर यहां पर दर्शाए गए हैं। तो दक्षिण भारत का प्रभाव, दक्षिण का प्रभाव किस प्रतिमा में मिलता है? लाखा मंडल की गणेश जी की प्रतिमा में। ठीक है, दुर्गा देवी की मूर्तियां।
दुर्गा देवी की मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं, खड़ी मूर्ति कहाँ है? बैजनाथ संग्रहालय। और सिंह वाहिनी मूर्ति जागेश्वर और काली मठ से हमें देखने को मिलती है। ठीक है। काले पत्थर से बनी सूर्य प्रतिमा कहाँ है? तो काले पत्थर से बनी सूर्य प्रतिमा आपके जागेश्वर धाम में स्थापित है। इसे आपने याद करना है। ठीक है। इसके अलावा द्वारा हाट में भी है और जागेश्वर में भी है। नंदा अष्टमी के पर्व पर नंदा सुनंदा की मूर्तियां किससे बनाई जाती हैं? तो नंदा अष्टमी के अवसर पर जो नंदा सुनंदा की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, ये केले के तने से बनाई जाती हैं। क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद करना है। देखिए जो सारे नोट्स हैं हमारे, जैसे मैंने आपको पहले पार्ट्स में कहा था कि ये सारे आपके अलग अलग बुक्स के नोट्स हैं। इसमें जो हमारा बेसिक है, जिसको हम सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, परीक्षा वाणी इसका बेसिक है, उसी के फॉर्मेट पर है। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, अगर आप शुरुआत से सीरीज को फॉलो करेंगे, आपको इसमें परीक्षा वाणी के अलावा BS नेगी, अजय रावत, बलूदी जी, धामी जी, सारी किताबों के नोट्स आपको एक साथ कवर हो जाएंगे। तो उत्तराखंड आपका बहुत अच्छे से यहां पर कवर हो जाएगा। उत्तराखंड के लिए आपको अलग से कोई दूसरा जो किताब है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे आप अपने हिंदी की प्रैक्टिस और जीके की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जीके और हिंदी के लिए दोनों के लिए आपके पास एक एक किताब है, तो आप उनको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और उत्तराखंड के लिए अलग अलग बुक्स थी, क्योंकि एक बुक में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाती है, जिससे आपका काफी सारा समय बच जाता है। इसके अलावा जीके की भी हमारी कई सारी क्लासेस हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो हिंदी का व्याकरण वाला पोर्शन है, साहित्य वाला पोर्शन है, अलंकार है, उसे भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप उनको भी कवर करते हुए चले, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। आपके पुलिस का जो पेपर है 18 दिसंबर को, उससे पहले मुश्किल है जब आपकी जीके की कोई क्लास आए। कोशिश करूंगा जीके की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की आपको मैं एक मास्टर वीडियो दे सकूं उससे पहले। बाकी आप उसके लिए अपनी जो ये फ्री टाइम आपको मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड आपका यहां से कवर हो जाएगा, आप उसमें उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्योरी के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे चित्रकला के बारे में। हमने शिल्प के बारे में देख लिया, लोक चित्र देख लिया, अब चित्रकला के बारे में बात करेंगे और फिर चलेंगे लोक नृत्य के बारे में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। देखिए प्रागैतिहासिक काल की चित्रकलाओं की अगर हम बात करते हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी वहां पर इनको देखा था। लाखू उडियार अल्मोड़ा में है, MP जोशी ने खोजा था 1968 में। लोईथाप ये भी अल्मोड़ा में है, यहां से मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ग्वारकिया गुफा की बात करें तो ये आपके चमोली में है, अलकनंदा नदी के तट पर है। लाखू उडियार आपका सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है, यहां से भी हमें, ग्वारकिया उडियार से भी हमें जो पशुओं के रंगीन चित्र हैं वो मिले हैं। किमनी गांव की बात करें तो चमोली में है, थराली के निकट, यहां से हमें सफेद रंग के चित्र मिले हैं। हुडली से हमें नीले रंग के चित्र मिले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चित्र हमें यहां से मिले हैं, इनको आपको याद करना है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने देखी, डिटेल में हमने हिस्ट्री में इनको कवर कर लिया है। हम सीधा चलेंगे मध्य और आधुनिक काल की चित्रकला के बारे में। ठीक है, इसकी शुरुआत मानी जाती है सुलेमान शिकोह के गढ़वाल आने से। सुलेमान शिकोह कौन था? सुलेमान शिकोह दारा शिकोह का पुत्र था। दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, शाहजहां के दो प्रमुख बेटे, एक था दारा शिकोह, एक औरंगजेब। इन दोनों के बीच में सत्ता का संघर्ष होता है। दारा शिकोह इसमें मारा जाता है और इसका बेटा सुलेमान शिकोह भागकर गढ़वाल में आ जाता है। कब आया था सुलेमान शिकोह गढ़वाल में? सुलेमान शिकोह गढ़वाल में 1658 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। सुलेमान शिकोह को किसने शरण दी थी? तो सुलेमान शिकोह को शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने, क्योंकि 1658 में आया। उस समय गढ़वाल नरेश कौन थे? पृथ्वीपति शाह। शिकोह के साथ दो फेमस मुगल चित्रकार यहां पर आए थे, जिनके नाम थे श्यामदास और उनके पुत्र हरदास। ठीक है, ये किसके साथ आए थे? सुलेमान शिकोह के। कहा जाता है, कहीं कहीं पर बताया गया है कि सुलेमान शिकोह के साथ 17 व्यक्तियों का एक दल आया था, उन्हीं में ये दो चित्रकार भी शामिल थे। और श्यामदास था, इसका बेटा हरदास था, और इन्हीं की 5वीं पीढ़ी में मौला राम का जन्म होता है। इसे आपने याद करना है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कब आया था, किसके काल में आया, इसके साथ कौन आया, वो हमने देखा।
मौला राम का वंश क्रम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले था श्यामदास और इसका बेटा हरदास। ये दोनों किसके साथ आए? सुलेमान सिखों के साथ। इनका बेटा हुआ हीरालाल, हीरालाल का बेटा हुआ मंगत राम और मंगत राम का बेटा हुआ मौला राम। तो कौन सी पीढ़ी में हुआ मौला राम का जन्म? मौला राम आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी में गढ़वाल में इसका जन्म यहां पर होता है। क्वेश्चन बन चुका है। मौला राम का पारिवारिक पेशा क्या था तो ये चित्रकार, लेकिन इनका पारिवारिक पेशा सुनार था। ये भी पेपर में आ चुका है, आपको याद करना है। ठीक है। स्पष्ट रूप से गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता किसे माना जाता है? देखिए, स्पष्ट रूप से गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता अगर आपसे पूछा जाता है, मौला राम को टिक नहीं करेंगे, हीरालाल को टिक करेंगे, मौला राम का दादा। देखिए, ये दोनों तो उसके साथ आए थे, वहीं से आए थे मुगलों से। जो पूरी तरीके से गढ़वाली शैली की शुरुआत मानी जाती है हीरालाल से, क्योंकि इसका जन्म भी यहीं हुआ, यहीं पर यह बड़ा हुआ। मुगलों की ज्यादा इस पे प्रभाव नहीं था। ठीक है। बाकी ये दोनों मुगल दरबार से आए थे। तो गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता किसे माना जाता है? हीरालाल को। इसी का पोता था मौला राम। इसे आपने याद करना है। ठीक है। अब हम मौला राम के बारे में बात करते हैं। मौला राम का जन्म कब हुआ था? तो मौला राम का जन्म 1743 में हुआ था। अगर हम मौला राम के जीवन काल की बात करें, 1743 से लेकर 1833 तक इसका जीवन काल था। इसका जन्म श्रीनगर में हुआ था, क्योंकि पंवारों की उस समय राजधानी कहां थी? 1743 चल रहा है, प्रदीप शाह का शासन है, श्रीनगर में शासन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका जन्म श्रीनगर में होता है। मौला राम के समकालीन पंवार शासक कौन कौन थे? तो इस टाइम पीरियड को बस आपने याद करना है। मौला राम का जीवन काल 43 से लेकर के 1833 तक, इस बीच में जितने पंवार शासक आएंगे, चाहे प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह, इन सबके समकालीन था मौला राम। ठीक है। इसे आपने याद करना है। मौला राम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर कौन जाते थे? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब गोरखाओं ने उत्तराखंड पर अधिकार किया तो गोरखाओं ने क्या किया? जो आपके ललित शाह थे, ललित शाह के पहले उनके बारे में बात करते हैं। 4 बेटे थे, हमने हिस्ट्री में पढ़ा। एक बेटे थे प्रद्युमन शाह, दूसरे थे जयकृत शाह, तीसरे पराक्रम और चौथे आपके प्रीतम शाह। जयकृत शाह पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जब यहां पर गोरखाओं ने अधिकार किया तो पराक्रम शाह भी हार गए थे, पराजित हुए, और इधर से प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए। बचा कौन? बचा चौथा बेटा प्रीतम शाह। इनको पकड़कर गढ़वाल जो गोरखे थे वो नेपाल ले जाते हैं। बाद में जब अंग्रेज यहां पर आते हैं, गोरखाओं को पराजित करते हैं, अब राजधानी कहां चली गई? श्रीनगर से हटाकर पंवार वंश टिहरी में चला गया। ठीक है। अब पंवार वंश कहां बैठता है? टिहरी में बैठता है। लेकिन मौला राम अभी भी श्रीनगर में ही रहता है। और जब अंग्रेज गोरखाओं को हरा देते हैं तो प्रीतम शाह वापस पंवार वंश में आ जाते हैं। अब कहां है पंवार वंश? टिहरी में। टिहरी से श्रीनगर चित्रकला सीखने के लिए कुंवर प्रीतम शाह जाते थे। इसे आपने याद करना है, क्योंकि अब पंवार वंश टिहरी में है, मौला राम श्रीनगर में है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। मौला राम को लेकर के एक बात आपसे और पूछी जाती है, मौला राम को 60 गांव किसने दान में दिए थे? किस पंवार राजा ने मौला राम को 60 गांव दिए थे? वो था जयकृत शाह। इसका नाम भी आपने याद करना है। वही जयकृत शाह जिन्होंने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए उनको राखी नामक कर देना भी स्वीकार किया था। यह क्वेश्चन भी बनता है, हिस्ट्री में हमने देखा था। ठीक है। मौला राम की बात करें, मौला राम की माता का नाम क्या था? रामा देवी। उनके गुरु का नाम क्या था? राम सिंह। इसे भी आपने याद करना है। मौला राम के पुत्रों की बात करें तो ज्वालाराम और शिवराम उनके पुत्रों का नाम था। ठीक है। मौला राम के कुछ प्रमुख चित्र हैं, इनको यहां पर देख लेते हैं। चंद्रमुखी किसका चित्र है? मौला राम का। और इस चित्र पर मौला राम ने कविता भी लिखी है, क्वेश्चन बन सकता है। मोर प्रिय किसका चित्र है? यह भी मौला राम का एक फेमस चित्र है। ठीक है। इसमें उसने पक्षियों का अंकन किया है, उसके प्रारंभिक अवस्था का चित्र इसे माना जाता है। मयंक मुखी यह भी मौला राम का चित्र है। उत्कंठिता नायिका, विप्लव प्रभा नायिका, वासकस्टिया नायिका, जयदेव वजीर किसकी चित्र है? ये सारे चित्र हैं, किसके हैं? मौला राम के।
दंपत्ति चित्र किसका है? दंपत्ति चित्र जो है ये बनाया मौला राम ने है। यह चित्र प्रद्युमन शाह और उनकी रानी का है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा दंपत्ति चित्र किसने बनाया, तब आप बताएंगे मौला राम। किसका बनाया, तब आप बताएंगे प्रद्युमन शाह और उनकी रानी। ठीक है, राधा कृष्ण मिलन, ये भी किसका चित्र है? मौला राम ने बनाया है। सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, बाग व घुरड़, ये सारे चित्र, खास तौर पर बाग व घिरड़ हो गया, दंपत्ति हो गया, जयदे वजीर हो गया, उत्कंठिता नायिका हो गया, मोरप्रिया, चंद्रमुखी और मयंक मुखी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्र हैं जो आपको पता होने चाहिए। किसके हैं ये सारे चित्र? मौला राम के। ठीक है, मौला राम की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी हैं, पुस्तकें भी हैं, उनको भी देख लेते हैं, पेपर में बन जाती हैं। गणराज वंश काव्य किसकी रचना है? गणराज वंश काव्य मौला राम की रचना है। ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना माना जाता है इसे मौला राम की। ठीक है, मौला राम की ब्रज भाषा में श्रेष्ठ रचना किसे माना जाता है? गणराज वंश काव्य। दूसरी है गणगीता संग्राम, किसकी रचना है? मौला राम की। ठीक है, जैसा हमने बात करी थी पराक्रम शाह की, ललित शाह का बेटा था। पराक्रम शाह ने पहले जयकृत शाह के खिलाफ और फिर प्रद्युमन शाह के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करे गद्दी पाने के लिए। इसके इन्हीं सारे षड्यंत्रों का उल्लेख हमें गणगीता संग्राम में देखने को मिलता है। ठीक है, मनमत सागर, ठीक है, ये भी किसकी रचना है? मौला राम की। क्वेश्चन आता है जो मौला राम था वो किस पंथ का अनुयायी था? मनमत पंथ का अनुयायी था। मनमत सागर उसकी किताब का नाम है। श्रीनगर दुर्दशा किसकी रचना है? मौला राम की। ऋतु वर्णन, ये रचना भी मौला राम की है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, चलिए, मौला राम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा था? यानी मौला राम के चित्रों को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। इसे आपने याद करना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। जो मौला राम था किस चित्रों से संबंधित था? गढ़वाली शैली। ठीक है, आप सभी जानते हैं क्योंकि गढ़वाली शैली की शुरुआत हो जाती है उसके बाद से सुलेमान सिकों के साथ जब ये सब आते हैं। गढ़वाली शैली का ये चित्रकार था। क्वेश्चन बनता है, यही वाला क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बना देता है कि गढ़वाल शैली के चित्रों की खोज किसने करी थी? वही क्वेश्चन है, मौला राम के चित्रों की खोज किसने करी? उसके चित्रों को फेमस किसने किया? दुनिया के सामने किसने रखा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अब यहां पर मौला राम के चित्रों की जगह पर लिख दे गढ़वाली शैली के चित्रों को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, तो भी आंसर बैरिस्टर मुकुंदी लाल होगा। इसे आपने याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा वो घुमा देता है। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी किताब है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। सम नोट्स ऑन मौला राम किसकी किताब है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये 3 किताबें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुकी हैं। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, चलिए, चित्रकला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और किताबें हैं, रचनाएं हैं, उनको देखते हैं। एक है गढ़वाल पेंटिंग, ये अंग्रेजी में है, ये किसने लिखी है? वी आर्चर ने। गढ़वाल चित्रकला एक सर्वेक्षण डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की है। पहाड़ी चित्रकला किशोरीलाल वैद्य की है। और राजपूत पेंटिंग ये आपके कुमार स्वामी की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, गढ़वाली चित्रकला एक सर्वेक्षण पेपर में आ चुकी है और पहाड़ी चित्रकला, ये दोनों रचनाएं पेपर में पूछी गई हैं। और जो ऊपर हमने 3 रचनाएं देखी बैरिस्टर मुकुंदी लाल की, वो भी पेपर में पूछी गई है। तो इनको आपने याद करना है। एक और चीज याद करनी है, एक चित्र है जिसका नाम है पहाड़ी घसियारे। ठीक है, यहां पर पहाड़ी चित्रकला है, ये तो किशोरीलाल वैद्य की है। एक है पहाड़ी घसियारे, वो चित्र है और किसने बनाया है? रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, तो पहाड़ी चित्रकला किशोरीलाल वैद्य और पहाड़ी घसियारे रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, चलिए, मौला राम के अलावा अन्य प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो मौला राम के अलावा जो अन्य प्रसिद्ध चित्रकार हुए, इनमें आते हैं चेतू और माणकू। सबसे प्रसिद्ध मौला राम, उसके बाद इन दोनों का स्थान आता है। एक क्वेश्चन सीधा पेपर में बना था कि चेतू और माणकू किसके दरबार में रहते थे? तो ये सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, ये दोनों किसके दरबार में थे? चेतू और माणकू सुदर्शन शाह। चेतू के बारे में बात कर लेते हैं, फिर माणकू के बारे में देखेंगे। चेतू क्या है? कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है?
तो कृष्ण लीलाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है आपका चैतू। ठीक है, चैतू की 13 चित्रों के रुक्मणी हरण चित्रमाला सुरक्षित रखी गई है। कहां पर इसे रखा गया है? तो वाराणसी कला भवन में एक चित्रमाला रखी है। 13 चित्रों की एक पूरी सीरीज है, रुक्मणी हरण इसका नाम है। किसकी रचना है, किसने बनाया है इस चित्र को? चैतू ने बनाया है। वाराणसी कला भवन में इसे संरक्षित रखा गया है। ठीक है, इसको याद करना है। क्वेश्चन ऐसा भी बन जाएगा, 13 चित्रों की रुक्मणी हरण चित्रमाला किसकी रचना है? आप बताएंगे चैतू। ठीक है, माणकू की बात करें, जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? तो जो जयदेव थे, ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, जो बंगाल का अंतिम हिंदू राजा जिसे माना जाता है लक्ष्मण सेन। ठीक है, इनके दरबारी थे जो जयदेव थे। इनकी रचना है गीत गोविंद और इसका चित्रण किया है माणकू ने। क्वेश्चन बन जाएगा। इनका एक फेमस चित्र है आंख मिचोली। क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, आंख मिचोली चित्र किसका है? तो आप बताएंगे माणकू का है। ठीक है, तो माणकू को लेकर के ये 2 बातें और चैतू को लेकर के वो 2 बातें। कौन कौन सी? चैतू को लेकर के 2 बातें, कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए फेमस है और 13 चित्रों की एक रुक्मणी हरण चित्रमाला है, उसकी सीरीज है, वो उसने बनाई है, वाराणसी कला भवन में है। ठीक है, माणकू को लेकर के गीत गोविंद जो रचयिता है, जिसके रचयिता हैं जयदेव, तो गीत गोविंद का चित्रण किया है माणकू ने। और दूसरा, आंख मिचोली रचना भी किसकी है? जो चित्र है आंख मिचोली, ये भी माणकू का है। ये दोनों बातें याद करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने लोक जो आपके यहां पर चित्र हैं उनको देखा। अब हम बात करेंगे यहां पर लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, साथ साथ में हम दोनों को कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आता है आपका रवाई जौनपुर क्षेत्र में पेड़ों के नीचे बैठकर कौन सा गीत गाया जाता है? तो देखिए, रवाई जौनपुर क्षेत्र में पेड़ों के नीचे बैठकर बाजूबंद नृत्य गीत गाया जाता है। ठीक है, देखिए बाजूबंद नृत्य भी है, बाजूबंद गीत भी है, इसीलिए मैंने कहा हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है, अगर आप बुक में भी देखेंगे कि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल इस फॉर्म में क्वेश्चंस को यहां पर बनाया है कि आपको उनको पढ़ने में, उनको याद करने में, उनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन पेपर में बना था, कौन सा नृत्य गीत है, कौन सा नृत्य है जो पेड़ों के नीचे किया जाता है? तब आप बाजूबंद नृत्य बता दीजिए। कौन सा गीत है जो पेड़ों के नीचे गाया जाता है? तब आप बाजूबंद गीत बता दीजिए। ठीक है, रवाई जौनपुर क्षेत्र में होता है बाजूबंद नृत्य गीत और इसी का अन्य नाम है दुड़ा नृत्य गीत। सीधा सवाल बनता है, दुड़ा नृत्य गीत किस गीत का अन्य नाम है? बाजूबंद नृत्य का। ठीक है, असम के बिहू और गुजरात के गरबा की श्रेणी का नृत्य कौन सा है? यह क्वेश्चन तो बहुत बार पेपर में आया है। देखिए, असम का फेमस नृत्य है बिहू और गुजरात का फेमस है गरबा। इन दोनों के समान गढ़वाल का या उत्तराखंड का चौफला नृत्य गीत माना जाता है। इसे आपने याद करना है, जो चौफला नृत्य है इसी को गरबा और बिहू और इसके अलावा मणिपुर का भी एक डांस है जिसका नाम है रॉस। ठीक है, उसके समान भी इसे माना जाता है चौफला नृत्य को। इसको याद करना है, पूछा जाता है। इसी नृत्य को जब पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भी यही नृत्य किया था, चौफला नृत्य। इसे याद करना है। ठीक है, चौफला नृत्य, अगर आप नृत्य कर रहे हो तो चौफला नृत्य, साथ साथ में गा रहे हैं तो चौफला नृत्य गीत हो जाएगा। तो वो दोनों एक ही हैं, इसीलिए मैंने कंबाइन में उनको बनाया है। ठीक है, चौफला नृत्य गीत। आपको केवल चौफला याद करना है जो गरबा और बिहू के समान है और इसी नृत्य को पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया था। ठीक है, चलिए, गढ़वाल क्षेत्र का नारी की हृदय की वेदना का प्रेम प्रतीक कौन सा गीत है? तो वो है आपका झुमेलो नृत्य गीत। ये क्वेश्चन पेपर में आपसे इस तरीके से पूछा गया था कि इनमें से किस नृत्य गीत में नारी की हृदय की वेदना और प्रेम देखने को मिलता है? तो वो है आपका झुमेलो नृत्य गीत। इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। मायके की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? तो मायके की याद में जो नवविवाहित होती हैं उनके द्वारा मायके की याद में खुदेड़ गीत यहां पर गाया जाता है। ठीक है, कौन सा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा के लिए गाया जाता है चौमासा गीत। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। एक गीत है 12 मासा, एक है आपका चौमासा।
अधिक वर्षा के लिए चौमासा गीत गाया जाता है और साल के 12 महीनों का वर्णन करने के लिए उनके लक्षणों को दर्शाने के लिए 12 मासा गीत गाया जाता है। तो अधिक वर्षा के लिए कौन सा गीत है? चौमासा गीत। इसे आपने याद करना है। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ऋतु गीत हैं। ठीक है, ये 12 महीनों का मौसम बताता है। चौमासा आपका बारिश के मौसम में होता है, ज्यादा बारिश के लिए। तो दोनों को याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उपदेशात्मक गीत कौन सा है? तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में मिला था कि इनमें से उपदेशात्मक गीत कौन सा है, या फिर पट गीत क्या है? तो पट गीत मनोरंजनात्मक है, उपदेशात्मक है, किस प्रकार का है? तो पट गीत आपका उपदेशात्मक गीत है। इसी प्रकार भाटा सांटा एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है। इसे भी आपने याद करना है, दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, युवा भेड़ चरवाहों को सीख देने हेतु वृद्ध चरवाहों द्वारा गाया जाता है। जो युवा भेड़ चरवाहे होते हैं, ठीक है, इनको सीख देने के लिए जो वृद्ध चरवाहे होते हैं, ये एक गीत गाते हैं जिसको चुरा गीत बोला जाता है। चुरा गीत यानी कि जो पशुओं को चराया जाता है, चराने ले जाता है, उसको बोला जाता है। चुराने की बात नहीं होती है, उनको चराना सिखाया जाता है इस गीत के माध्यम से। ठीक है, चराना, जो पशुओं को चराया जाता है। तो युवा भेड़ चरवाहों को सीख देने के लिए जो वृद्ध चरवाहे होते हैं वो कौन सा गीत गाते हैं? चुरा गीत गाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, इसे आपने याद करना है। या फिर यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेगा, इनमें से कौन सा गीत है जो भेड़ पालकों के द्वारा, भेड़ चरवाहों के द्वारा गाया जाता है? चुरा गीत। ठीक है, पौराणिक व्यक्तियों और देवताओं की लोक गाथाएं उनको क्या कहते हैं? इनको बोला जाता है जागर गीत। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो पौराणिक व्यक्ति होते हैं, जो देवताएं होते हैं, उनकी लोक गाथाओं को जागर बोला जाता है। कुमाऊं का अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है? अनुभूति प्रधान गीत का मतलब हो गया कि कल्पना करते हुए गाया जाता है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की कल्पना करते हुए नृत्य कर रहा है या गीत गा रहा है, उसे बोला जाता है अनुभूति प्रधान गीत। तो यह है आपका भगनौल नृत्य गीत। प्रेमी द्वारा कल्पना करते हुए मेलों में हुड़के और नगाड़ों पर नृत्य करते हुए गाया जाता है। ठीक है, तो भगनौल नृत्य किस प्रकार का है? अनुभूति प्रधान गीत है। ठीक है, या अनुभूति प्रधान नृत्य गीत है, इसको याद करेंगे। भगनौल की ही तरह अनुभूति है न्योली। तो दोनों एक तरीके से अनुभूति प्रधान गीत है, यानी कल्पना करते हुए इनको गाया जाता है। दोनों को याद करना है, भगनौल और न्योली। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी बन जाता है, सीधा दे देगा न्योली क्या है, तो आपको बताना है लोकगीत है कि यह आपकी कोई कला है, इस तरीके से। तो न्योली आपका लोकगीत है, अनुभूति प्रधान लोकगीत है। ठीक है, विवाहित महिलाओं द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाता है। तो विवाहित महिलाओं के द्वारा पहली बार मायके आने पर थड़िया नृत्य गीत किया जाता है। ठीक है, कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है या कौन सा गीत गाया जाता है? ठुलखेल गीत। इसे याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, कृष्ण जन्माष्टमी के समय कौन सा गीत गाया जाता है? ठुलखेल गीत। या फिर ठुलखेल गीत का संबंध किस त्यौहार से है, किस उत्सव से है? जन्माष्टमी से है। तो ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, बस इतना याद करना है, ठुलखेल गीत का संबंध किससे है? जन्माष्टमी से है। ठीक है, चलिए, तार्किक वाद विवाद से संबंधित कौन सा गीत है? तो तार्किक वाद विवाद से संबंधित है आपका बैर नृत्य गीत। बैर नृत्य बहुत बार पेपर में आया है। कुमाऊं का एक तर्क प्रधान गीत है, यानी कि तार्किक वाद विवाद इसमें होता है। गीत गायन प्रतियोगिता इसमें आयोजित की जाती है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, यानी कि जो वाद विवाद होता है, तार्किक वाद विवाद, उसे गीत के रूप में किया जाता है, गाने की फॉर्म में उसे यहां पर किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, तर्क प्रधान गीत कौन सा है? क्योंकि वाद विवाद होता है तो तर्क वितर्क होगा। तो यह है आपका बैर नृत्य। ठीक है, इसको याद करना है। कुमाऊं क्षेत्र का कृषि संबंधी गीत कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का कृषि संबंधी गीत है आपका हुड़की बोल गीत। ठीक है, जब कुमाऊं में खरीफ की फसल होती है तो खरीफ की फसल के समय इसे गाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, कृषि संबंधी हुड़की बोल, और कब? तो यह आपका खरीफ की फसल के समय में। ठीक है, चलिए, गढ़वाल का युद्ध नृत्य जो तलवार ढाल के साथ किया जाता है,
तो गढ़वाल का युद्ध नृत्य, देखिए 3 युद्ध नृत्य हैं जो आपको याद करने हैं, एक गढ़वाल का, एक कुमाऊं का और एक भोटिया का। ठीक है, गढ़वाल का जो युद्ध नृत्य है तलवार ढाल के साथ होता है वो है आपका सरों नृत्य। गढ़वाल का कौन है? सरों। इसी प्रकार कुमाऊं का है आपका छोलिया। तो गढ़वाल का सरों, कुमाऊं का छोलिया और भोटिया का पौड़ा नृत्य, ये 3 नृत्य आपको याद करने हैं। तीनों के तीनों युद्ध प्रधान नृत्य हैं, यानी कि युद्ध नृत्य हैं, तलवार ढाल के साथ किए जाते हैं। गढ़वाल का है सरों, कुमाऊं का है छोलिया और भोटिया में आता है पौड़ा। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि सरों नृत्य के समान कुमाऊं का कौन सा नृत्य है, तब आप बताएंगे छोलिया। छोलिया के समान भोटिया जनजाति में कौन सा है? पौड़ा। पौड़ा के समान गढ़वाल में कौन सा नृत्य है? सरों नृत्य। इस तरीके से याद करना है, कौन कहां का है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, हारुल नृत्य की बात करते हैं। हारुल नृत्य आपका पांडवों के जीवन पर आधारित नृत्य है। पिछली बार यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नृत्य पांडवों के जीवन पर आधारित होता है? हारुल नृत्य। पांडव किस में थे? पांडव महाभारत में थे। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको दे देगा महाभारत पर आधारित नृत्य कौन सा है, तो भी आप हारुल बताएंगे। ठीक है, महाभारत पर है और महाभारत में भी किस पर है? पांडवों पर है। बस आपको पांडव याद करना है, महाभारत दे चाहे पांडव दे, आप टिक कर जाएंगे। ठीक है, जौनसारी जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है और इसमें अनिवार्य वाद्य यंत्र है रामतुला वाद्य यंत्र, इसे राम करना। ठीक है, तो रामतुला वाद्य यंत्र किस नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? हारुल नृत्य। पांडवों के जीवन पर है, जौनसार क्षेत्र में होता है। ठीक है, जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाता है। तो जौनसार में शुभ अवसरों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बुढ़ियात लोक नृत्य यहां पर किया जाता है। ठीक है, जौनसार क्षेत्र में शुभ अवसरों पर बुढ़ियात नृत्य होता है। रणभूत नृत्य की बात करें, रणभूत नृत्य को देवता घिराना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वे जो महान होते हैं, जो महान हमारे वीर भड़ होते हैं, क्योंकि गढ़वाल में आप जानते हैं या उत्तराखंड में जो वीर सैनिक होते हैं, जो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, उनको यहाँ पर भड़ बोला जाता है। ठीक है, तो उनके सम्मान में रणभूत नृत्य गाया जाता है, रणभूत नृत्य किया जाता है और इसे ही देवता घिराना भी बोला जाता है। तो इसे आपने याद करना है, वीर गति प्राप्त करने वालों के सम्मान में इसे किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र का ये काफी फेमस आपका नृत्य है, इसे याद करेंगे। ठीक है, रणभूत नृत्य। चांचरी नृत्य गीत को कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, चांचरी नृत्य, चांचरी जिसे भौनी भी कहते हैं, भौनी नृत्य भी कहते हैं, इसी नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा नृत्य भी कहते हैं। तो चांचरी, भौनी, झोड़ा तीनों एक ही हैं। चांचरी का ही अन्य नाम है आपका भौनी और इसे ही कुमाऊं के अंदर झोड़ा नृत्य बोला जाता है। सीधा क्वेश्चन बनता है, देखिए ये वाला जो गीत है चांचरी और झोड़ा की अगर हम बात करें, कब गाया जाता है? बसंत ऋतु के आगमन पर गाया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा बसंत ऋतु के आगमन पर गढ़वाल में कौन सा गीत गाया जाता है? चांचरी गीत। इसी प्रकार कुमाऊं में बसंत आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है? झोड़ा गीत। दोनों याद करने हैं, क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, चांचरी गढ़वाल में, कुमाऊं में झोड़ा। मंडाण नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मंडाण नृत्य की अगर हम बात करते हैं, मंडाण नृत्य को केदार नृत्य भी कहते हैं और यही वो नृत्य है जिसमें उत्तराखंड के जो गांधी कहे जाते हैं इंद्रमणि बड़ोनी, वो पारंगत थे। क्वेश्चन बनता है, इंद्रमणि बड़ोनी किस नृत्य में पारंगत थे? वो था मंडाण नृत्य, जिसे केदार नृत्य भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए। पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है। तो पुरुषों के द्वारा खंबे पर चढ़कर लंगवीर नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, पूछा गया है पेपर में। इनमें से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है? खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाता है लंगवीर नृत्य और इसी लंगवीर नृत्य को नट नृत्य भी बोला जाता है। ठीक है, किस नृत्य में गाए जाने वाले गीत तत्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं? तो तत्कालिक घटनाओं पर और फेमस व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं तांदी नृत्य में। तांदी नृत्य आपके उत्तरकाशी के साइड ज़्यादा इसको किया जाता है, यानी गढ़वाल का एक प्रमुख नृत्य है और इसमें जो गीत गाए जाते हैं वो तत्कालिक घटनाओं और फेमस व्यक्तियों पर बेस्ड होते हैं।
जौनसार क्षेत्र में दीपावली पर किया जाता है। तो जौनसार क्षेत्र में दीपावली पर कौन सा गीत यहाँ पर या कौन सा नृत्य किया जाता है? भैला भैला नृत्य यहाँ पर खेला जाता है। क्वेश्चन भी बनता है, हमने जनजातियों में भी देखा था कि जौनसार क्षेत्र में भैला या भैलो कब खेला जाता है? दीपावली के समय। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नृत्य कौन सा है? तो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है आपका सिपहिया नृत्य। ठीक है, सिपहिया नृत्य के माध्यम से जो युवा होते हैं उनको सेना में जाने के लिए प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाता है, उनको प्रेरणा इस गीत से, इस नृत्य से यहाँ पर मिलती है। तो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है सिपहिया नृत्य। कुलाचार गीत का अन्य नाम क्या है? देखिए, कुलाचार गीत की अगर हम बात करते हैं, इस गीत को जो औजी और बद्दी जाति के लोग होते हैं अपने यजमानों के यहाँ वो कुलाचार या विरुदावली गीत गाते हैं। इसी का अन्य नाम है विरुदावली। कौन गाते हैं? ओजी और बद्दी जाति के जो लोग होते हैं अपने यजमानों के यहाँ जाकर के इन गीतों को गाते हैं। ठीक है, एक ही नाम है कुलाचार या विरुदावली, अन्य नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, कुमाऊं की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथा कौन सी है? देखिए, कुमाऊं की सबसे फेमस अगर हम लोक गाथा की बात करते हैं, राजुला मालूशाही को माना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में बात करेंगे। हमने लोकगीत देख लिए, उनके साथ साथ नृत्यों को भी कवर किया, लोक चित्र, चित्रकला, सारी चीजें हमने देख ली। अब फेमस वाद्य यंत्रों की बात करेंगे। वाद्य यंत्रों से आपसे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपको पूछेगा जो बिनाई है आपका किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्या ये धातु है, क्या ये चर्म है, क्या ये तार है? तो ये आपको पता होना चाहिए। धातु वाद्य यंत्र कौन से हैं, चर्म वाद्य यंत्र कौन से हैं, तार वाले कौन से हैं, शुशिर वाले कौन से हैं? ठीक है, तो उनको देखते हैं और कुछ कुछ के जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो प्रमुख धातु वाद्य यंत्र सबसे पहले बात करते हैं। धातु में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है बिनाई। बाकी आपको ज्यादा ध्यान नहीं करने, लेकिन सबसे पहले आपको बिनाई याद कर लेना है। सीधा सवाल बनेगा, बिनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? धातु वाद्य यंत्र है। इसके अलावा मंजीरा, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी, कांसे की थाली, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके धातु वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, अगला है हमारा चर्म वाद्य यंत्र। फेमस चर्म वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन शामिल हैं? ढोल सबसे इंपॉर्टेंट। ढोल उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र भी है, इसको भी याद करना है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ढोल धातु है या चमड़ा है? तो ये आपका चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था? पहले वीडियो में हमने बात करी थी 2015 में। किसकी सिफारिश पर? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। राज्य के अंदर ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? उनका नाम है उत्तम दास। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता। ठीक है, तो ढोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? चर्म वाद्य यंत्र है। इसके अलावा नगाड़ा, तबला, डफली सारे के सारे ढोल की ही तरह हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है हुड़की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुड़की वाद्य यंत्र किस प्रकार का है? यह भी आपका चर्म वाद्य यंत्र है। जो छोटे आकार की हुड़की होती है उसे साहित्य बोला जाता है, और जो बड़े आकार की होती है उसे हुड़ुक बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। हुड़की किस प्रकार का है? चर्म वाद्य यंत्र है। इसके अलावा आता है डोर, दमाऊ, धतीमा, ये सब किस प्रकार के हैं? चर्म वाद्य यंत्र हैं। यहां पर आपको कौन कौन याद करना है? ढोल याद करना है, हुड़की याद कर लेना है, और उसके अलावा ये तीनों याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए प्रमुख तार वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन कौन से हैं फेमस तार वाद्य यंत्र? सारंगी, एक तारा, दो तारा, वीणा जिसमें तार लगे होते हैं जैसे गिटार, ये सब कैसे हैं? आपके तार वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, और अंत में आते हैं शुशिर वाद्य यंत्र। शुशिर वाद्य यंत्र वो जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल हैं? इसमें आपका तुरही और रणसिंगा, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पहले के समय में युद्ध काल में बजाए जाते थे। ठीक है, तो इन दोनों को युद्ध वाद्य यंत्र भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, युद्ध के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो वो है आपका तुरही और रणसिंगा। ठीक है, ये युद्ध के समय बजाए जाते थे। इन दोनों के अलावा ये दोनों भी फूंक मारकर बजाए जाते हैं। ठीक है, तो शुशिर वाद्य यंत्र है। नागफणी, शंख आप इजीली बता देंगे क्योंकि शंख को भी फूंक मारकर बजाया जाता है। नागफणी भी आपका क्या है? एक शुशिर वाद्य यंत्र है।
इसके अलावा आता है मोचंग। मोचंग भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। देखिए जो पशु चारक होते हैं, पशु चारकों के द्वारा एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उसे ही मोचंग बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है पशु चारकों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मोचंग। इसको याद करना है, ठीक है। किस प्रकार का है? आपका शिशिर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा आता है अलगोजा। उत्तराखंड के अंदर बांसुरी को अलगोजा बोला जाता है और बांसुरी आप सभी जानते हैं फूंक मारकर बजाई जाती है, शिशिर वाद्य यंत्र है। बस इतना याद करना है। एग्जाम में आपको बांसुरी वो बहुत कम देगा, अलगोजा लिखा होगा। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? शिशिर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा आता है मशक बीन। जो बैकपाइपर होता है उसी की तरह होता है मशक बीन, और यह भी आपका एक शिशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। जो मशक बीन होता है यह यूरोपीय वाद्य यंत्र है, इसे भी आपने याद करना है, उसी की तरह है, ठीक है। जो बैकपाइपर होता है वो भी यूरोपीय है, जो मशक बीन है ये भी यूरोपीय वाद्य यंत्र माना जाता है। मुख्यतः स्कॉटलैंड का इसको माना जाता है। तो ये भी आपका क्या है? शिशिर वाद्य यंत्र है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र देखे और उनसे रिलेटेड जो जो बातें थी उनको देखा। जैसा मैंने आपको बोला था, पशु चारकों के द्वारा बजाया जाता है मोचंग वाद्य यंत्र। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज का आज हमने 12वां पार्ट यहाँ पे कवर किया। आज के वीडियो में हमने उत्तराखंड के जो प्रमुख आपके लोक चित्र थे, शिल्प कला थे, इसके अलावा मूर्ति शिल्प, चित्रकला, लोक नृत्य, लोकगीत, प्रमुख वाद्य यंत्र, इनको यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस सीरीज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव, प्रमुख त्यौहार, प्रमुख यात्राएं, प्रमुख आभूषण, फिल्में, इनके बारे में बात करेंगे। कल तो खैर आपकी शायद कल करंट अफेयर की एक क्लास है जिसमें हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखेंगे, लेकिन जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इन सारे टॉपिक्स को कवर कर जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।